जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम करनाल में मौजूद है, जहां पर अंत हरियाणा राज्य पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो प्रेस वार्ता है वो चलने वाली है। क्या कुछ सवाल रहेंगे, अहम सवाल उठने वाले हैं। आप भी देखते रहे जन तहलका, और मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें क्या सवाल उठेंगे, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। हमारे साथ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अलग अलग जिलों से आए हुए पदाधिकारीगण, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर धर्मदेव आर्य जी। प्रेस के लिए मैं पहले आपसे अनुरोध करूंगा, आप शुरुआत करें। सर्वप्रथम आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे साथियों का और जो पिछले 6-7 साल से राजीव गांधी पंचायत राज संगठन पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के आए हुए सारे साथियों का और आपका विशेष तौर पर सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। और आपको इस आमंत्रण के लिए भी हमने इसलिए अपनी बात रखने के लिए कही है कि ये 93 और 94 जो पंचायत राज संगठन का जो संशोधन हमारे संविधान में हुआ था, हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के दिशा निर्देश पर, उसमें पंचायत की जो शक्तियां थी वो नगर निगम एरिया में और पंचायत एरिया में अलग अलग 23 शक्तियां पंचायत राज में दी और 18 पालिका और नगर निगम में दी, अर्बन और रूरल के हिसाब से। लेकिन वो सारी लागू नहीं हो पाई। ये बहुत लंबा विषय होगा हमारा। वो भी एक मुहिम के लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का निर्माण हुआ और उसी पे हम काम करते हैं, हमारे आदरणीय साथी भाई सुनील जी के नेतृत्व में। आज की जो मुख्य बात है कि प्रदेश की जो ये बीजेपी सरकार है, 1.25 साल से ज़्यादा हो गया पंचायत राज संस्था के चुनाव नहीं करा रही। कोर्ट्स के अंदर मुकदमे डलवा दिए, बहाना डाल दिया। विशेषकर हमारे संगठन की जो आज पंचायत बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है, जो गोष्ठी बुलाई गई है, विचार विमर्श के लिए जो बुलाई गई है पंचायत राज दिवस के अवसर पर, उसका मेन उद्देश्य तो ये है कि भाई ये सरकार पे हम अपना पक्ष रखें और एक दबाव बनाएं कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराएं। इसी के साथ साथ बाकी हमारी आप अभी डॉक्टर साहब हैं और भाई फोमलाल जी हैं और हमारी बहन जी हैं, सारी चीज़ें अपने रखेंगे। मैं संक्षिप्त ये करते हुए बाकी सारी चीज़ें सुनील पवार जी बताएंगे। मेन उद्देश्य हमारा आज का ये है कि पंचायत राज दिवस के ऊपर हमारी जो शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से लागू हों, अधिकार जो है सारे सरपंच पंचों तक पहुँचे और चुनाव बहुत जल्दी कराएं। ये लोग मुकदमा डलवा के तारीख पे तारीख ले रहे हैं, पता नहीं इनकी मंशा क्या है। ये कभी कमेटियों की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। ऐसा हम बीजेपी सरकार का नहीं होने देंगे। इसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। डॉक्टर साहब आप रखिए। सबसे पहले तो तमाम पत्रकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश भर से आए हमारे साथी डॉक्टर धर्मदेव आर्य जी, भाई फोमलाल जी, हमारी बहन रमेश शांतिल जी और करनाल ज़िले के हमारे शहरी अध्यक्ष हमारे भाई संजय पाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष सरपंच सुखविंदर जी, हमारे प्रदेश के साथी शक्ति सिंह जी, हमारे भाई राजीव सेन जी और तमाम अलग अलग ज़िलों से, सोनीपत से हमारे साथी सुनील अंतिल जी, गुरुग्राम से आए हमारे भाई बेरवाल जी, जींद से पहुँचे हरपाल अलेवा जी और बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम लूँगा तो विलम्ब होगा, यशपाल अहलावत जी। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है उस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ आज बड़ी विकट परिस्थिति हम सबके सामने खड़ी हो गई है। आपने देखा कि आज़ादी के बाद किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता की ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में सौंपने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की सोच थी, महात्मा गांधी जी जब चाहते थे कि गांव जो है एक छोटी सरकारी इकाई के रूप में खड़ा हो और पूर्ण रूप से जैसे पूरे देश को ताकत मिलती है वैसे ही हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर हमारी ग्राम पंचायत को ताकत मिले,
ऐसी राजीव गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की और अलग अलग समय पर कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के भी अलग अलग नेताओं ने अलग अलग कमेटियों का गठन करके पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने की बात रखी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, उसके पश्चात अशोक मेहता कमेटी बनी, उसके बाद राव कमेटी बनी और इस तरीके से सतत प्रक्रिया के अंदर जब राजीव गांधी जी का समय आया तो उन्होंने 64वें संवैधानिक संशोधन में बिल लेके गए और वो बिल लोकसभा के अंदर तो पास हुआ और उस बिल के अंदर राजीव गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसको संवैधानिक दर्जा मिले। राजीव गांधी जी का जो बिल था वो राज्यसभा में कानून का रूप नहीं ले पाया, मात्र 1 वोट से वो बिल जो है धराशायी हुआ। तत्पश्चात 1991 के अंदर राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया और सब लोगों की सोच एक ही थी कि जब तक हमारे गांव के आदमी हमारे गांव के अंदर जो ग्राम सभा का आयोजन होता है उसको उतनी ताकत ना मिले जैसे हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा को मिलती है, तब तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगी। और इसी के चलते संवैधानिक संशोधन के अंदर हमारी ग्राम सभा को जन भागीदारी के लिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए और हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों की आवाज़ को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया गया था। और उसके लाभ क्या थे? सबसे बड़ा लाभ था कि सामाजिक न्याय व्यवस्था को बढ़ावा मिला, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला और ग्रामीण अंचल के अंदर स्वावलंबन की जो भावना है वो जागृत हुई। जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता था उसके ऊपर चेक पोस्ट का काम वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने करना शुरू किया। लेकिन आप लोगों ने देखा 2014 के बाद जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने निरंतर पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम किया। आपने देखा पहले इस देश की आधी आबादी को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने के लिए इन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू की। कुछ क्षेत्र में 2 बच्चों के कानून बना के ये लेके आए और जिससे हमारे देश के कमज़ोर तबके को चुनावी राजनीति से दूर रखा गया। आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी देखा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने से दलित, पिछड़े और महिला बहुत सारी जगह पे इनकी जो आरक्षित सीटें थी वो खाली पड़ी रही और अगले 7-8 महीने में भी वहाँ पर चुनाव कराने का काम इस सरकार ने नहीं किया। हमारे देश के संविधान में 73वें संशोधन के बाद लिखा है कि हर 5 वर्ष के बाद वो पंचायती राज के चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर अब आप लोगों के सामने है, पिछले 1.5 साल से हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव लंबित पड़े। सरकार की कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही। अब इनका बहाना है कि किसी रेवाड़ी की महिला ने हाई कोर्ट के अंदर महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की है और वो भी बात मैं बता दूं, मैं उस महिला की कमी नहीं बताता। पहले महिलाओं का 100% आरक्षण था। 100% आरक्षण का मतलब कोई भी महिला कहीं से भी चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन इन्होंने कानून लाके, जो नया कानून आरक्षण का ये लेके आए हैं और उसके अंदर OD1 का जो फार्मूला इन्होंने लागू किया है उसमें महिला सिर्फ 50% जगह जहां उनको आरक्षण दिया जाएगा वहां पर चुनाव लड़ पाएंगी और जहां पर उनको आरक्षण नहीं है वहां से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी सरकार और आज मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब को कैबिनेट की मीटिंग बुलानी चाहिए
और OD1 के फार्मूले को ख़त्म करके सिर्फ महिला आरक्षण का फार्मूला लागू करना चाहिए, चाहे ड्रा सिस्टम करें। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज के चुनाव तुरंत प्रभाव से लागू करने चाहिए, तुरंत कराए जाएं, जल्दी से जल्दी। आज तमाम हरियाणा प्रदेश के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये यहाँ से जाने के बाद जिला मुख्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन और राज्यपाल को महामहिम राज्यपाल हरियाणा को ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। और उस ज्ञापन के अंदर लिखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर तुरंत प्रभाव से चुनाव नहीं कराए गए तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन वो सड़क पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। और किसी भी कीमत पे जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस लोकतंत्र की बहाली नहीं करती, पंचायती राज व्यवस्था को बहाल नहीं करती, तब तक राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पीछे हटने वाला नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको याद रहे कि आज से 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था को और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सांसद ग्रामीण योजना जो है वो लागू की थी। और उस आदर्श ग्राम योजना में अलग अलग सांसदों ने गांव को गोद लिया था। आपने देखा कि उसका हालत क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए गोद लेने का ड्रामा इनके सांसदों ने किया और जितने गांव भी इन लोगों ने गोद लिए थे आज अनाथ होने की स्थिति में सारे गांव पड़े। इसके बाद अधिकारियों को इन्होंने कहा कि आप अलग अलग गांव गोद लो। गांव गोद तो लिए, लेकिन किसी भी गांव के अंदर जाके आप देखोगे कोई अधिकारी नियमित रूप से जाकर लोगों की जो जन सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाता। तो आज एक राशन कार्ड बनवाने के लिए भी हमारे गांव का गरीब और आम आदमी वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों के ठोकर खाता फिर रहा है। आज अगर किसी बच्चे को अपना OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी साथी को कहीं पंचायती तस्दीक की जरूरत पड़ती है तो वो उसको समय पर नहीं मिल पाती। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्रामीण अंचल में जो पैसा मिलता था, जिसकी चेक पोस्ट वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते थे, तो आज उस चेक पोस्ट को हटाने का काम इन्होंने किया ताकि दोनों हाथों से सरकारी पैसे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारी और सरकारी तंत्र मिलकर कर पाए। इसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया के हटने के बाद जो समाज के दबे कुचले वर्गों को जन भागीदारी मिलनी थी, आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था से पहले कुछ हजार चुने हुए जनप्रतिनिधि इस देश में होते थे, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के बाद 40 लाख से ज़्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि आज पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, भागीदारी देने विकास में। आज 40,000 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पीछे करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। 40 लाख पूरे देश के अंदर है। हरियाणा में 6,742 जो हमारी पंचायतें हैं और हर पंचायत के ऊपर लगभग 15 से 20 चुने हुए जनप्रतिनिधि, फिर ब्लॉक स्तर पे हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि। इस तरीके से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के करीब जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और उन 1 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम यही रहता है कि वो गांव की ग्राम सभाएं कराएं, ताकि ग्राम सभा का जो सदस्य है उसकी आवाज़ प्रभावी हो पाए और सीधे प्रकार से सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप हो सके। आज जो प्रजातंत्र के जो मूल्य थे, जो पंचायती राज संस्थान लोगों की आवाज़ प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था, उस संस्थान को तोड़ने का काम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो जन भागीदारी की बात थी, जिसमें दबे कुचले वर्ग की भागीदारी मिलती थी, महिलाओं को स्थान मिलता था, पिछड़ों को स्थान मिलता था, दलितों को स्थान मिलता था, उसको कुचलने का काम इस सरकार ने किया है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और अगर भारत का भविष्य हम देखें तो निश्चित तौर पर एक समय आने वाला है जब सत्ता की चाबी कुछ लोगों के हाथ में होगी, और सत्ता की उस चाबी जब कुछ लोगों के हाथ में होगी तो निश्चित तौर पर पहले जो रजवाड़े होते थे तो रजवाड़ों की तरह ही ये जो
हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री है, रजवाड़ों की बात ही काम करेंगे और अपने तरीके से देश के अंदर जो है कानून बनाने का काम करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि देश के अंदर अगर किसान आंदोलन हुआ तो किसानों के संदर्भ में जो कानून बने तो देश की लोकसभा में उसके ऊपर कोई चिंतन और विचार विमर्श नहीं हुआ। और इसी तरीके से आने वाले समय में संवैधानिक संस्थानों को कुचलकर ये लोग अपने तरीके से एक राजशाही व्यवस्था इस देश के अंदर कायम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पैसा किस तरह लगता है? जो पंचायतों का पैसा आता है, पीआरटी का जो पैसा आता है, डीआरडीए का पैसा, तो किस तरह लगता है? आप जो सरपंच तो है नहीं, पैसा किस तरह यूटिलाइज होता है उसका, इस बात में? देखो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का 50% से ज़्यादा पैसा वो धरातल के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। जो 50% पैसा ग्रामीणांचल में आता है वहाँ पर 10 से 15% का खेल, जो कमीशन खोरी का खेल है, वो लगातार सरकारी दफ्तरों के अंदर मिली भगत के द्वारा किया जा रहा है। सरकारी अधिकारी ठेका देते हैं और ठेके के अंदर भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है। 10 से 15% कमीशन वो मुकर्रर किया जाता है और उसके बाद ठेकेदार भी उसमें पैसा खाता है। तो आज 25% भी पैसा वो धरातल पर कहीं लगा नजर नहीं आता है। पवार साहब, जो कमीशन खोरी के धंधे की बात आपने कही है, जो ये क्या 2014 से शुरू हुई है या पहले भी थी? ये बिल्कुल, अगर मैं इस चीज़ को नकारूंगा तो गलत होगा। राजीव गांधी जी बिल्कुल बोलते थे कि अगर हम 100 रुपये भेजते हैं तो मात्र 20 रुपये वो धरातल पर लगते हैं। ये ठीक है कि भ्रष्टाचार पहले भी होता था, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार अगर बड़े बड़े अखबारों के अंदर लाखों रुपए के विज्ञापन देती है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं और उसके बाद अरबों रुपए के घोटाले करते हैं, तो इनकी करनी और कथनी के अंदर कितना डिफरेंस है ये आप लोगों के सामने है। डॉक्टर साहब, 70 साल कांग्रेस ने राज किया और राजीव गांधी कहते हैं 100 रुपये भेजते हैं, 80 रुपये कौन खा जाते हैं? कांग्रेस ही खा जाते थे या कोई और खा जाता था? देखो, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि भ्रष्टाचारी आदमी की कोई एक अकेली पार्टी नहीं है। भ्रष्टाचारी आदमी हर पार्टी के अंदर है, कांग्रेस में भी निश्चित तौर पे रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने झूठे वायदे, जीरो टॉलरेंस का झूठा ड्रामा वो स्वीकार करते थे। आपने देखा कि देश चुनाव के बिल्कुल समय की बात है, ए राजा के खिलाफ वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई तो कांग्रेस का स्टैंड क्या था कि अगर हमारे किसी साथी ने घोटाला किया है तो न्यायपालिका अपना काम करे, और न्यायपालिका ने अपना काम भी किया। इसी तरीके से देश को जब भी ये आवश्यकता हुई कि कांग्रेस को स्टैंड लेना है तो कांग्रेस देश के साथ, देश की आवाज़ के साथ खड़ी रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप करनाल के अंदर ही देखो ना, कभी तहसीलदार को बचाने का कार्य करती है, कभी डीटीपी को बचाने का कार्य करती है, कभी भी अपनी कथनी के अनुसार इनकी करनी धरातल पे नहीं नजर आती। मैं बिल्कुल डेफिनेट तरीके से, मैं एक सेकंड रुके, मैं कहना चाहता हूँ इस पर कि आपका सभी का सवाल आया कि क्या कांग्रेसी भ्रष्टाचार करते हैं। आप उस वक्तव्य को अगर पढ़ेंगे और समझेंगे तो मतलब सिस्टम जो है, हम जो ऊपर से खर्चा भेजते हैं खर्च के लिए, तो सिस्टम में अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, सारी चीज़ें होती हैं, वो सिस्टम के लिए बयान था। आप उस लोग को घुमा के हम पे इस बात को आप इसका क्लियरेंस चाहते हैं। सिस्टम का हिस्सा तो सुनिए। लेकिन सर, सिस्टम की अगर बात की जाए, आप ही के एमएलए आसन से वो खुद कहते हैं बिना भ्रष्टाचार के, बिना घोटालों के तो सरकार ही नहीं चलती। लेट मी क्लेरिफाई द थिंग। भ्रष्टाचार आदिकाल से अनंत काल तक चलने की संभावना है। अगर आप सतयुग से लेके आगे तक की बात करोगे, अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार कांग्रेस में नहीं हुआ तो गलत बात है। तंत्र अपना काम करता है, लेकिन कांग्रेस की मंशा जो है वो हमेशा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की रही, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, सूचना के अधिकार जैसे जो ताकत थी वो आम लोगों के हाथ में दी। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्तता चाहती तो सूचना के अधिकार जैसे कानून इस देश को नहीं देते। आज आप देखिए, जहाँ पर आरटीआई मांगने के 15 दिन से लेकर 45 दिन में आपको आरटीआई का जवाब मिलता था, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आप आरटीआई लगाओ, आपको जवाब की कोई जिम्मेदारी उनके सरकारी अधिकारियों की नहीं है।
आज कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम डालने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उतना ही भ्रष्टाचार का खुला और नंगा नाच कराने का काम किया है। आपने कहा चेक पोस्ट प्रतिनिधि लगाए गए जी। थे, उस समय लगाए गए थे, तो कितनी पंचायतों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जो है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, तो कितनी पंचायतों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे? देखिए, अगर वो 2 से 4% है तो आप बाकी 98% जो सही काम हुए उनसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक समय पर, मुझे याद है, वो हरियाणा के सरपंचों और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को चोर बोलने का काम किया था। मेरे मीडिया के साथियों को पता है। साथियों, हरियाणा के चुने हुए जनप्रतिनिधि जितना चेक पोस्ट का काम कर सकते हैं उतना तो ये सरकार नहीं करती। ग्रामीण अंचल के अंदर जितना पैसा आता है, अगर जनप्रतिनिधियों के मार्फत वो लगता है, अगर वो गलत काम करेगा तो गांव के लोग उसको दोबारा वोट नहीं डालेंगे। इस डर से ज़्यादा अच्छे काम करने का प्रयास वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि करता है। लेकिन सरकारी तंत्र के लोग क्या करते हैं? उनको तो चुनाव नहीं लड़ना, उनको तो वोट नहीं चाहिए, उनकी कोई जिम्मेवारी और जवाबदेही नहीं है, तो वो लगातार भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त रहते हैं। तो साहब, अभी जो स्टे वैकेट करने के लिए क्या कांग्रेस कानूनी लड़ेगी अदालत में? तो स्टे लगा हुआ है, 2-3 स्टे लगे उनको वैकेट करने के लिए चुनाव के ऊपर। हाँ, चुनाव के स्टे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं अंदर खाते की। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जब लागू की तो उस वक्त न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था, कोई भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं आया था। डिसीजन वाज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने, क्योंकि ज़बरदस्ती अपना वो कानून लागू कराना था, तो उन्होंने चुनाव हरियाणा के अंदर कराए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कानून के साथ कराए। तो आज ऐसी क्या परिस्थिति आई कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, आज हाई कोर्ट के अंदर लंबित है। तो इसके ऊपर सरकार ये कर सकती है कि एक वैकल्पिक योजना ले, या तो पूर्व में निर्धारित जिस तरीके से चुनाव चलता था उसी तरीके से चुनाव कराए, या कैबिनेट के अंदर OD1 का फैसला खत्म करके और फिर चुनाव कराए। तो आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस अगर सरकार को चाहिए तो हरियाणा प्रदेश में चुनाव कराने अभी लाजिम सर है। आपने एक बात बोली कि कुछ गांवों को गोद में लिया था अधिकारियों ने और सांसदों ने। जी। क्या कांग्रेस के किसी लीडर ने उस समय कदम उठाया है कि उन गांव में जाके देखे एक बारी और वो मुद्दे उठा सके, ताकि जो गांव गोद लिए गए थे उनकी कितनी उनकी सुधार हो पाया है, क्या नहीं हो पाया उसके? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बढ़िया बात कही है। मैनपाल कश्यप जी आपके बीच में बैठे हैं और निर्मल जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब इन्होंने भादसो गांव को गोद लिया, रिंडल गांव को गोद लिया, तो पंचायती राज की तरफ से खुद मैं जाके उन गांव का मुआयना करके आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात मैंने उठाई थी कि भादसो गांव गोद करके अनाथ कर दिया, रिंडल गांव के अंदर जो तालाब बनाने की योजना थी उसको अधूरा छोड़ दिया, और भादसो गांव के अंदर तो और भी बुरा किया। इन लोगों ने गांव का पैसा पहले तो जनप्रतिनिधि गांव के अंदर लगा देते थे, उस पैसे को गलत तरीके से खाने का काम वो यहाँ के सांसद जिसने गोद लिया था और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर किया। क्या सांसद ने भी भ्रष्टाचार किया गोद लिए गाँव में? पार्डन? जो मौजूदा सांसद है, क्या उसने भी जो गोद गाँव लिया है उसमें भ्रष्टाचार किया है? एक बहुत बड़ा नेशनल टीवी के ऊपर एक डिबेट आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए गाँव का पूरा हाल और चित्रण दिखाया गया था। बदहाली की स्थिति से गुजरता हुआ गांव था, तो इन लोगों की नीयत नहीं थी और इसी तरीके से इनकी जो आदर्श ग्रामीण योजना है वो फेल हुई, क्योंकि ये सत्ता को ज़्यादा हाथों में नहीं सौंपना चाहते। इसके पीछे की सोच ये है। चुनाव इतना लेट हो रहे हैं, इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? क्यों, क्या मंशा है इसके पीछे कि चुनाव नहीं करवाए जा रहे पंचायत? देखो, जो ग्रामीण अंचल से बात निकल के आई है, ये गांव के अंदर अपनी कमेटियां बनाना चाहते हैं और उन कमेटियों में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं उन वर्करों की कमेटियां गठित होंगी और फिर ग्रामीण अंचल के अंदर जो पैसा आएगा उसके अंदर भ्रष्टाचार का नंगा नाच होगा। पंचायती जमीनें हैं, उनकी बोली तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक विकास कार्य गांव के जो रुके पड़े हैं, चाहे गलियों की बात करें अभी तक, चाहे सड़कों की बात करें, गांव के लोग दर दर भटक रहे हैं, सेक्रेटरी तक जा रहे हैं, BDO तक जा रहे हैं, लेकिन अभी उनके काम नहीं हो रहे। इस पर क्या टिप्पणी देंगे? सबसे बड़ी टिप्पणी ये है, आने वाले समय में आप देखोगे कि जो हमारी पंचायती ज़मीनें हैं वो गांव के आदमी नहीं ले पाएंगे। इन्होंने कानून पारित कर दिया कि उद्योगपति घरानों को सरकार लीज पे उस ज़मीन को दे पाएगी। आप देखना
कि गांव की ज़मीन पे जगह जगह पर अडानी और अंबानी की स्टैंप लगी मिलेगी। पवार साहब सरकार की बात करें तो सरकार तो चुनाव नहीं करवा रही है, 14 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। जी, क्या पंचायती राज संगठन के जो भी लोग हैं उन्होंने गाँव की सुध ली है? बीडीपीओ और सेक्रेटरी के हवाले गांव है और गांव में गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। तो आपकी टीम में से कितने लोग जो है गांवों तक पहुंचे हैं, वहां जाकर सभाएं किए हैं, वहां धरना प्रदर्शन किए हैं? आपका बहुत राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के आप पदाधिकारी देख रहे हो, अपने अपने क्षेत्र में लगातार नियमित रूप से ये गांव के अंदर जाकर मुआयना करने का काम करते हैं। हमारे बीच में महिला रमेश अंतिल है, ये लगातार अपने क्षेत्र के अंदर महिलाओं के बीच में जाकर काम का मुआयना करने का काम करती हैं। हाँ, हमारा संगठन लगातार मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाता, इस चीज़ को मैं कबूल करता हूँ। मेरा सवाल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा का कौन सा गांव ले रखा है, बहुत मालूम है आपको? हरियाणा के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो पूरे हरियाणा के 6,742 गाँव को गोद लें, क्योंकि वो आज वो गोद लेने की प्रणाली जो है, मैं उसके खिलाफ ही बोलना चाहता हूँ। गांव की जो इनकी जो प्रणाली काम करने की है वो गलत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को 6,742 पंचायतों को गोद लेना चाहिए और गोद लेके जी कौन सा गाँव? क्योडक गाँव, क्योडक कभी आपने दौरा किया वहाँ का, क्या हालात है? क्योडक गांव के अंदर आप मीडिया के साथी हैं, आप खुद भी जाके देखना कि हाल क्या हुआ। आप गए डॉक्टर साहब? मैं नहीं गया, ईमानदारी से बताता हूँ, मैं डेफिनेटली मैं कल ही जाके आऊँगा। आप भादसो गांव की बात कर रहे थे जी। भादसो गांव को पहले जो अब मौजूदा एमएलए वहाँ के उन्होंने गोद लिया था, अब तो खुद वो एमएलए हैं वहाँ के। डॉक्टर सुनील आपका विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वो आप चुनाव लड़े जी। तो आप भादसो गाँव पहुँचे? मैं भादसो गाँव गया हूँ क्या हाल? और भादसो गाँव सांसद ने गोद लिया था। भादसो गाँव के जो हाल थे, लोगों का बोलना ये था कि जब, क्योंकि उसके गांव की इनकम अच्छी है, पंचायत की इनकम अच्छी है, वो बोल रहे थे कि हम जो पैसा पहले आराम से लगा लेते थे, अब उसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप शुरू हो चुका है, तो अपना ही पैसा वो अपनी पंचायत में नहीं लगा पा रहे। और सरपंचों की बात करें, पहले अनपढ़ सरपंच बन जाते थे। जब सरकार ने पास किया कि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की, तो क्या सरकार ने ये जो शैक्षणिक योग्यता रखी और पहले अनपढ़ सरपंच बने, क्या ये सरकार ने ठीक किया था या गलत किया था? सरकार ने बिल्कुल गलत किया था। पढ़ा लिखा सरपंच नहीं होना चाहिए? गलत बात, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ा लिखा भी बने। ये जनता के धैर्य पे छोड़ो ना। क्या आप ये मानते हो कि जितने अनपढ़ लोग हैं वो सारे गलत हैं? क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे, बोलोगे कि अनपढ़ आदमी में दिमाग नहीं होता? क्या आप ये बोलोगे अनपढ़ हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल जी कितने पढ़े लिखे थे और वो जननायक रहे, जननायक के नाम से मशहूर हुए। फिर मैं दूसरा प्रश्न ये करना चाहूँगा कि देश का सांसद वो अनपढ़ हो सकता है, हमारे विधानसभा का एमएलए वो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन पंचायती राज का जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकता। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों? दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि अनपढ़ आदमी को देश चलाने का नहीं पता, कल ये भी बोलेगी कि अनपढ़ आदमी को वोट डालने का नहीं पता। तो कल हो सकता है कि अनपढ़ आदमी को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखें। जी, शिक्षा मंत्री ने भी बयान भी दिया कि नेता बनने के लिए डिग्री की जरूरत है, शिक्षा मंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत है। देखिए, शिक्षा की बिल्कुल खिलाफत नहीं है, शिक्षा बिल्कुल होनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन अंत्योदय के लिए काम करता है, सर्वोदय के लिए काम करता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण अंचल में हर गांव में प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए स्कूल खोले। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज अध्यापक भी उन स्कूलों के अंदर पूरे तरीके से जो है चयनित नहीं कर पा रही। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है, न तो ये शिक्षा देना चाहते और शैक्षणिक योग्यता लागू करके समाज को दो फाड़ करना चाहते हैं। सर, आपको लगता है आम आदमी पार्टी का ग्राफ करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है? लग रहा है आपको बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी वो बनती जा रही है, कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है? देखो, आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर ज़मीनी स्तर पर शुरू भी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग, वो लोग
जो अपनी जगह यहाँ पे नहीं बना पाए वो भाग के उन्होंने जो है कौन सी पार्टी बोल रहे हैं आप ये? आम आदमी। मुझे पूर्ण आम आदमी पार्टी लोग जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का तो साढ़े तो आम सात साल से आदमी पार्टी- संगठन ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो 7.5 साल से संगठन ही नहीं बना। अभी हाल देखो, में कुलदीप इसके शर्मा मैं जी के आपकी द्वारा बात भी का प्रेस जो- कॉन्फ्रेंस की गई थी सर। एक बात का जवाब पहले मैं दे लूँ, आप बताइए। जी बताइए, आप बताइए। आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा था, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस क्यों इतनी पिछड़ गई है? अरविंद केजरीवाल की देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। कद्दावर नेता कांग्रेस का सर, एक बारी में एक ही- अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुका है। देखो, सबसे पहली जो ज़रूरत है, हमारा संगठन अपने विचार को लेके काम करता है और गांधी विचार के ऊपर विकेंद्रीकरण के लिए काम करता है और सत्ता की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में कैसे दी जाए उसके ऊपर हमारा संगठन काम करता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन को तैयार करना वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उसके ऊपर होमवर्क जारी है और जल्दी संगठन बन के खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस की फूट को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के अंदर फूट मुझे नज़र नहीं आती। कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी है। शैलजा निश्चित तौर पे सर, मैं एक चीज़ का ग्रुप जो बन चुके हैं। ये गुट नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी इंटरनल डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है और इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर इनको मैं पावर पॉइंट्स के रूप में देखता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी अपनी ताकत है, वो अपने क्षेत्र में बड़ी मजबूती से पकड़ रखते हैं। ऐसे ही कुमारी शैलजा जी और अन्य जितने भी नेता हैं, किरण चौधरी जी हैं, सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में बड़ी मजबूती से अभी आपने सर बोला कांग्रेस में फूट नहीं है। अभी हाल में ही कुलदीप बिश्नोई ने करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था जी। कोई करनाल का कांग्रेसी नेता वहाँ नहीं था। क्या वो फूट नहीं लगती है आपको कि फूट है वो? देखिए, आदरणीय बिश्नोई जी ने जो यहाँ पर रैली रखी है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की रैली रखी। अगर वो पूरे कांग्रेस की रैली रखते, ये तो सबको अधिकार है। आज मैं यहाँ पर अगर पंचायती राज संगठन की मीटिंग बुलाता हूँ तो यहाँ पे आपको कोई एमएलए नज़र थोड़ी आएगा, यहाँ पे दूसरे बड़े नेता कोई नज़र थोड़ी आएंगे। तो ये फूट नहीं है, ये अपनी अपनी कार्यशैली है। बिश्नोई जी ने अपना काम किया, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया। जी, किसी भी कार्यक्रम में एकजुटता दिखाई नहीं देती। हुड्डा साहब के कार्यक्रम में वो अलग है, शैलजा जी के कार्यक्रम में वो अलग है, कुलदीप बिश्नोई की है वो अलग है। तो फिर कहीं पर भी कांग्रेस का जो परिवार है एक ही मंच पर नजर क्यों नहीं आता? और सर अभी देखिए, राहुल गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और सिगर सारे के सारे नेता आपको एक मंच पे नजर भी आएंगे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार एक है। जी। कुलदीप शर्मा जी कुलदीप बिश्नोई जी की विरोध करते हुए नजर आते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने जो करनाल में कार्यक्रम किया, देखो, कुलदीप बिश्नोई जी की जो सोच है और कुलदीप शर्मा जी की जो सोच है, उनके बारे में तो मेरे से अच्छा वो बता सकते हैं। संगठन से संबंधित मैं बता पाऊँ। अभी हाल ही में 1 महीना पहले दिल्ली बैठक हुई थी। राहुल गांधी भी हुड्डा साहब को और शैलजा को नहीं समझा पाए। उन दोनों को जो विवाद उनका चल रहा है, क्या समझाना था? यही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बनना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो उस बैठक में ये विवाद जो था वो भी नहीं। आप मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई एक बाइट मुझे दिखाओ जिसमें उन्होंने बोला हो कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। हरियाणा में ये हमारे अनुमान हैं जो हम ये बड़ी झूठी सी बात है कि पिछले 1 महीने पहले जो आप लोग कह रहे हो बैठक हुई थी, ये सुनी सुनाई बात है। उसका कोई प्रूफ तो था ही नहीं किसी के पास। और आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे थे, कांग्रेस आज भी पूरे देश में नंबर 2 की पार्टी आज भी बनी हुई है। आप पिछले सारे आंकड़े 2014 और 2019 के सर डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने भी कुछ दिन पहले, मैं आपको बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने घर पे। उन्होंने खुद दुख जताया था कि कांग्रेस की फूट का कारण संगठन ना होना। आप कुलदीप शर्मा जी के बारे तो वही बता पाएंगे, वो हमारे आदरणीय और बड़े नेता हैं। पार्टी की बात तो उनकी पीड़ा शायद वो बता आज पाए। भी हमारी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी भी एक बार एमएलए 10-10 पेंशन, क्या ये उनका जो फार्मूला उन्होंने चलाया है 1 पेंशन, क्या ठीक है? कोविड काल की सारी बातें आपको याद हैं। कोविड काल के अंदर जब दिल्ली बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही थी तो एमएलए का भत्ता डबल करने का काम और सर्वसम्मति से एक तालियां बजा के जो पारित किया था वो भी केजरीवाल की सरकार ने किया था। उसको भूलो मत, गलत है वो ठीक है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में फेरबदल हो सकता है कोई पदाधिकारियों। देखिए,
एक समय सीमा रहती है और अलग अलग लोगों को संगठन के अंदर जो है वो अवसर मिलता है। आपने देखा पहले अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, फिर कुमारी शैलजा जी बने, तो पूरी उम्र के लिए कोई अध्यक्ष नहीं बनता। सतत प्रक्रियाओं के अंदर जो है फेरबदल चलता रहता है।